मीडिया द्वारा या किसी के द्वारा कुछ चीज़ों को एक दो पॉइंट को वहाँ पर उठा दिया गया, पूरे फैसले को नहीं बताया गया। पूरे फैसले में क्या है, पूरे फैसले में अभियुक्त के प्रति जितनी कठोरता से निर्णय दिया गया है उस चीज़ को मीडिया ने प्रदर्शित नहीं किया। उन्होंने आरोपी को कोई राहत नहीं दी, सिर्फ अवर न्यायालय को यह कहा कि इस अपराध की कानून के दायरे में जिस एक्ट के तहत परिभाषा है अपराध की उसी में इसको दंडित किया जाए, अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस न लगाए जाए। नमस्कार। बच्ची के प्राइवेट पार्ट को छूना, नाड़ा तोड़ना, घसीटना दुष्कर्म का प्रयास नहीं। विवादित फैसला जो अभी कुछ दिन पहले आया है, राम मनोहर नारायण मिश्रा जी ने हाई कोर्ट जस्टिस ने किया था, जिस पर बड़ा हंगामा हो गया था। उसको लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की, उसको खारिज कर दिया। एक तरह से कहा जाए कि हाई कोर्ट के फैसले पर ही सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। मैं बात करने के लिए इस समय हूँ हमारे अयोध्या कचहरी में वरिष्ठ अधिवक्ता हरिओम दुबे जी के पास। क्या कहेंगे सर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, जहाँ तक हमको जानकारी मिली है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के खिलाफ सुनवाई से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट के मन में यह विचार रहा होगा कि जो जजमेंट दिया गया है सही दिया गया है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि प्रत्येक अपराध के लिए बीएनएस में धाराएं निहित है, तो जो अपराध जिस धारा के अंतर्गत आता है उसी धारा के अंतर्गत अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति के ऊपर गोली चलाता है, जानलेवा हमले का प्रयास करता है, तो उसके ऊपर धारा 307 ही लग सकती है, धारा 302 के अंतर्गत आरोप नहीं बन सकता है। इसी तरह जो माननीय जस्टिस इलाहाबाद ने निर्णय दिया है, उन्होंने उस फैसले में देखा कि जो ये कृत्य किया गया है ये बीएनएस या पॉक्सो एक्ट की किन धाराओं के अंतर्गत आता है, तो उन्होंने उस धारा को चेंज किया। जबकि माननीय न्यायाधीश द्वारा आरोपी को कोई राहत नहीं दी गई बड़ी, बल्कि उसके अपराध को गंभीर यौन प्रताड़ना मानते हुए उसको पॉक्सो एक्ट की सख्त धारा में आरोपित करने का आदेश अवर न्यायालय को पारित किया है, परंतु कुछ लोगों द्वारा उसको मिसगाइड करके प्रेषित कर दिया गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कानून की धाराओं में निहित क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। अगर आप उस परिभाषा के तहत आते हैं, अपराध उस परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो उसी में दंड दिया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसीलिए सुनवाई से इनकार किया, क्योंकि वहाँ पर शायद जो बीएनएस की धाराएं हैं उसके अतिरिक्त अलग से कुछ लोगों ने बहस करने की कोशिश की, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा यही कहा गया कि कानून के अंतर्गत जो है उसके तहत आप बहस करिए कि क्या इसमें डिफ़ॉल्ट है, क्या सही है, तो उसके तहत होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि किसी के प्रति कोई नरमी बरती जाए या कुछ भी किया जाए, लेकिन अगर अधिक सज़ा दिलाना है तो फिर जैसे आप कानून में और संशोधन करिए। आप इस प्रक्रिया को जो आप 354 में शामिल किए हैं या पॉक्सो एक्ट में शामिल किए हैं, इसको आप जो रेप की डिफिनीशन है उसमें जो तत्व हैं ABCD, उसमें आप एक और बढ़ा दीजिए संशोधन करके, ये चीज़ भी आ जाएगी तो कोर्ट के लिए भी आसान हो जाएगा। बस यही हम कहना चाहते हैं। तो आप जो फैसला आया था राम मनोहर नारायण, बड़ी किरकिरी हुई थी उसको लेकर, कोर्ट के ऊपर बहुत लोगों ने टिप्पणियाँ किया था, तमाम तरह की बातें आई थी। क्या अब आप व्यक्तिगत रूप से उस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, वो ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है, तो मीडिया द्वारा या किसी के द्वारा कुछ चीज़ों को एक दो पॉइंट को वहाँ पर उठा दिया गया, पूरे फैसले को नहीं बताया गया। पूरे फैसले में क्या है, पूरे फैसले में अभियुक्त के प्रति जितनी कठोरता से निर्णय दिया गया है उस चीज़ को मीडिया ने प्रदर्शित नहीं किया कि उस चीज़ को दिखाया गया हो। और उन्होंने जो फैसला किया, उन्होंने केवल इतना ही फैसला किया कि अगर ये एक्ट में ये धाराएं हैं तो अभियुक्त के ऊपर ये धाराएं ही लगेंगी। इसी चीज़ को उन्होंने डिफाइन किया। जैसे अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो आप उसके ऊपर डकैती का आरोप नहीं लगा सकते हैं कि आप डकैती का आरोप लगा करके चार्ज फ्रेम कर देंगे, आपके उस पर चोरी का आरोप लगाएंगे। बरी तो उन्होंने किया नहीं, ना कोई रिलीफ दिया। तो हम बस वही घूम फिर करके बात ये आती है कि उन्होंने
आरोपी को कोई राहत नहीं दी, सिर्फ अवर न्यायालय को यह कहा कि इस अपराध की कानून के दायरे में जिस एक्ट के तहत परिभाषा है अपराध की, उसी में इसको दंडित किया जाए, अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस न लगाए जाए। बस इतनी सी बात। जी जी। क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय जितने कानून हैं उसका सदुपयोग से ज़्यादा उसका दुरुपयोग लोग शुरू कर दिए हैं, इसलिए कोर्ट को इस तरह से सख्ती दिखानी चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो है ही है। बहुत जगह पर देखिए आप, लोग झूठे मुकदमे लिखा रहे हैं और उसके बाद में कितने केसेस में आरोपी बरी हो रहे हैं। तमाम झूठी 173(4) के तहत एप्लीकेशन कोर्ट में पड़ रही है, बाद में जांच के दौरान FR लग रहा है, मुलजिम निर्दोष साबित हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी कोर्ट देखती है, लेकिन इन चीज़ों का इस केस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कोर्ट को केवल ये डिफाइन करना था कि जो उसके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं क्या वो उस सेक्शन के तहत आते हैं या नहीं। जो उसने रिवीजन दाखिल किया था वो यही दाखिल किया था कि ऐसा हुआ। जैसे अभी एक मामला यहाँ पे आया, अयोध्या में ही आया, समक्ष हमारे आया कि गैंग रेप का आरोप लगा। इन्वेस्टिगेशन हुई, दरोगा ने फेयर इन्वेस्टिगेशन की और उसने पाया कि गैंग रेप का कोई आरोप नहीं हुआ, सारा उसने रिकॉर्ड लिया। उसके बाद में न्यायालय को प्रेषित कर दिया कि केवल एक मारपीट की घटना थी, सारे लोग घर में मौजूद थे, उनके परिवार के लोग भी। गैंग रेप की जो कोर्ट से 156(3) के तहत आर्डर कराया गया वो गलत था। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोअर कोर्ट ने उस विवेचना को नकारते हुए गैंग रेप में तलब कर लिया अभियुक्तों को। जबकि अभियुक्त चारों सगे भाई थे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि पड़ोसी हैं और 4 भाई मिल करके और एक साथ किसी महिला के साथ बलात्कार कर सकते। फिर भी कोर्ट ने उसको चार्जशीट संज्ञान के स्तर पर ही गैंग रेप के आरोप में तलब कर लिया। फिर जब हमने उस फैसले को ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष अपील में हम गए तो हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया। उसने कहा कि अभी इस स्टेज पर जिसमें आरोप आया है उसी पर आप संज्ञान लीजिए। फिर अवर न्यायालय ने वो संज्ञान लिया। तो माननीय हाई कोर्ट की जो अपीलेट पावर है वो चार्जशीट में देखता है गुण दोष के आधार पर कि कौन सी सेक्शन बनती है, कौन नहीं बनती है और कब उसको ट्रांसफ़र होना चाहिए, कब ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें होती है। तो यही काम माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा किया गया। उन्होंने केवल सेक्शन को देखा कि आखिर ये अपराध किन सेक्शन में आ सकता है, तो उसको उन्होंने डिफाइन करके दे दिया है। हाँ। वकील साहब का कहना है कि किसी भी मुकदमे में भी जब तक तह में न जाया जाए, वही बात आई जो अभी कुछ दिन पहले में एक बार डॉक्टर श्री अशोक द्विवेदी जी की सुनाया था मैंने, कि जब तक पूरा तह में न जाए, तथ्यों को न देखा जाए, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इसी को देखते हुए शायद हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और हाई कोर्ट के राम मनोहर नारायण मिश्रा जी का जो फैसला था उस पर एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो मुहर ही लगा दी। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद। 8 मिनट होएगा, 8 मिनट में चाहता रहा, 8 मिनट हमको चाहिए तो